देखिए लास्ट क्लास तक आर्टिकल 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से लेकर जितने आर्टिकल हमने अभी तक पढ़े हैं मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट उसमें नहीं होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं कि हाँ ये डाउट हमें है, ठीक है। और आज हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आर्टिकल है जिसके बिना आप ये समझ लीजिए कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी बेनिफिशियल कोई भी एक्ट अगर बने कि अगर नागरिकों के लिए वो बेनिफिशियल हो और उनके जो एफआर हैं उनको लेकर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 ही वो आर्टिकल है संविधान का जो विधानमंडल को, संसद को विधि जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो नियंत्रण स्थापित करता है वो आर्टिकल 13 है, ताकि कोई भी ऐसी विधि का निर्माण देश में ना हो जो किसी भी तरह से नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनका किसी भी तरह से वायलेशन करे, उनको कम कर दे या फिर कोई भी ऐसी स्थिति खड़ी ना हो। इसके लिए आर्टिकल 13 है। और आर्टिकल 13 आपको बहुत सारे हम जजमेंट्स के माध्यम से देखेंगे कि किस किस तरह से आर्टिकल 13 में बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं और किस तरह से आर्टिकल 13 में विधि को परिभाषित किया गया है और जो संविधान पूर्व विधियां हैं, संविधान के बाद की विधियां हैं, उन पर किस तरह से आर्टिकल 13 लागू होगा, ये संविधान किस तरह से लागू होगा, वो सारी बातें आर्टिकल 13 में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आर्टिकल 13 जो है उसके द्वारा संसद पर या विधानसभा पर प्रतिबंध के तौर पर जो काम करता है वो आर्टिकल 13 है कि ऐसे कानून बनाने के लिए जो हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करें या फिर उनको नागरिकों को उनसे वंचित कर दें। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है वो मूल अधिकारों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई काम करता है तो वो आर्टिकल 13 है। और आर्टिकल 13 ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करता है या फिर मौलिक अधिकारों से असंगत होता है। कोई भी कानून जब संसद द्वारा बनाया जाता है अगर उसमें कोई ऐसा प्रोविजन हो या फिर वो पूरा एक्ट ऐसा हो जो एफआर से असंगत हो या फिर ऐसी स्थिति हो कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं उनको अगर कम करता है, उनको किसी भी तरह की उनसे असंगत स्थिति अगर किसी विधि में पाई जाती है तो उस विधि को आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आर्टिकल 13 काम करता है और सुप्रीम कोर्ट है जो न्यायपालिका जो है वो किस तरह से आर्टिकल 13 के माध्यम से विधियों को का जो समीक्षा का काम है वो किस तरह से करता है। देखिए आर्टिकल 13 में न्यायपालिका किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है। मीन्स कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 13 के तहत हर विधि के लिए न्यायपालिका को दी गई है कि जो भी विधि है उसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकता है। और ये जो पावर है न्यायपालिका को जो दिया गया है वो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि देखिए ये जो काम किया जाता है आर्टिकल 13 के तहत न्यायपालिका के द्वारा, ये जो न्यायपालिका की पावर है, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है इसके तहत ये कार्य न्यायपालिका करती है। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है जिसका यूज करके न्यायपालिका किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। चलिए देखिए जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली होती है, जहां पर भी लोकतंत्र है वहां जो कार्य करने वाली जो सरकार है वो लोकतंत्र के स्वरूप में बनी रहे, उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हर लोकतंत्र में विद्यमान होती है। क्योंकि अगर न्यायिक पुनरावलोकन जैसी
शक्ति अगर न्यायपालिका के पास नहीं होगी तो जो कार्यपालिका और विधायिका है वो जो अधिकार उन्होंने एफआर के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से हमें दे रखे हैं वो उनमें किसी भी तरह की असंगतता या फिर कोई भी असंगतता वाला कानून बना सकती है और उनको किसी भी तरह से कैसे भी करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है, खुद के फायदे के लिए कानून बना सकती है और उनको यहाँ तक उनको छीन भी सकती है। क्योंकि अगर किसी पे कोई तरह का बाउंडेशन नहीं होगा तो वो कोई भी काम करेगा। तो एक तरह से जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका पर एक तरीके से उनके कुछ असंगत कार्य जो हैं उन पर नियंत्रण के तौर पर आप न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को देख सकते हैं। ठीक है, जो न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है, मतलब ये शब्द जो प्राथमिक और इसके विधिक अर्थ अलग है और जो संविधान को लेकर इसका अर्थ है वो अलग है। देखिए, इसका अगर प्राथमिक या विधिक अर्थ हम देखते हैं तो कोई भी हाई कोर्ट, अब उसका जो कोई भी हाई कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, तो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट जब कोई भी दोष सिद्धि करता है या फिर किसी तरह का कोई आदेश देता है या कोई आज्ञप्ति जारी करता है तो उस निर्णय पर पुनर्विचार जो करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हायर कोर्ट जब अपने नीचे वाले न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी आज्ञप्ति या फिर किसी भी तरह के मतलब कोई जो कानून में किसी तरह का निर्णय या दोष सिद्धि जो नीचे वाले न्यायालय ने सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो दिया है उसमें जो उसका जो उस पर पुनर्विचार जो न्यायालय करता है, एक्चुअल में न्यायिक पुनरावलोकन ये होता है। लेकिन आर्टिकल जो 13 है उसमें इसका मीनिंग अलग निकलता है। आर्टिकल 13 के संदर्भ में इसका मीनिंग ये है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की जो कार्य हैं उनकी वैधानिकता की जो जांच करता है वो न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 की दृष्टि से ये कहता है। और एक प्रोफेसर कार्विन है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन को के विषय में एक स्पेसिफिक वक्तव्य है जो न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर बहुत उनके बारे में सुना जाता है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कार्विन ने ये कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानसभा द्वारा या फिर संसद द्वारा पारित अधिनियम जो है उनकी जो अप्रासंगिकता की जांच करते हैं और किसी भी अवैधानिक विधि के प्रवर्तन को रोक देने का अधिकार रखते हैं। देखिए, कार्विन ने जो कहा है उसका मतलब कुल मिला के यही निकलता है कि अगर संसद के द्वारा कोई भी ऐसा अधिनियम बनाया जाता है जो असंवैधानिक है या मतलब ये कह सकते हैं आप कि संविधान के अनुकूल नहीं है, तो जो न्यायपालिका की ये शक्ति है कि विधायिका के या कार्यपालिका के किसी ऐसे काम जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है उसकी जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन है। कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का जो काम है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो अब हम 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) और उसके साथ साथ ही किस में कौन से केस में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सब अपना बैरक निकाल लें और अपना कॉपी और पेन भी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन भी करनी पड़ेगी। और आज जितने केस लिखवाए जाएं, जिन केस को मैं ये बोलूं कि हाँ ये केस इस जैसे, क्योंकि अलग अलग जो जितने भी सिद्धांत हैं तो कुछ सिद्धांत जिस केस में प्रतिपादित किए गए हैं वो केस का नाम मैं आपको बताऊंगी, वो केस आप जरूर लिख दें। बोर्ड सबको विजिबल है? देखिए, इसका जो हेडलाइन है वो ये है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। कि अगर कोई विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है या फिर उनका अल्पीकरण करती है, इसका मतलब ये है कि असंगत का मतलब ये है कि
वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अल्पीकरण का मतलब ये है कि कोई विधि ऐसी है जो मूल अधिकार जो है, एफआर जो है, उनको कम कर देगी। तो ऐसी विधियां, उनके विषय में पूरा आर्टिकल 13 बात करता है। देखिए क्या लिखा है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, सबसे पहले 13 किसके बारे में बात करता है? ठीक पहले वाली विधियों के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। किस भाग के बारे में बात कर रहे हैं? भाग 3 के बारे में, जो आर्टिकल मतलब क्या है, जो मूल अधिकार जो है उस भाग के बारे में बात कर रहे हैं कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। देखिए पहले मोटा मोटी एक बात समझ लेते हैं कि जो 13(1) है वो कहना क्या चाहता है। 13(1) के द्वारा सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि देखिए इसमें क्या सिद्धांत दिए गए, इसके अंदर क्या सिद्धांत है। उनसे पहले जरूरी है कि हम वर्ड बाय वर्ड इसमें 13(1) के द्वारा कहना क्या चाह गए संविधान के द्वारा, वो समझ लेते हैं कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, कि जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां, कि जितनी भी विधियां उस समय लागू थी, मतलब जब संविधान लागू हुआ उससे भी पहले कोई ना कोई विधियां तो काम कर रही थी, तो उस टाइम जो जितनी भी विधियां थी वो उस मात्रा तक शून्य है जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। कि कोई भी विधि जो लागू थी वो पूर्णतः शून्य नहीं बताई गई है। क्या कहा गया है? उस भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक, मतलब कि एक अगर इतनी बड़ी विधि है और इसका अगर इतना भाग एफआर को से असंगत है, कितना, इतना भाग, तो ये पूरी विधि शून्य नहीं होगी, ये इतनी विधि है जो है वो शून्य हो जाएगी। इसके अलावा जो विधि बचेगी वो विधि लागू रहेगी। तो 13(1) यही कहना चाह रहा है। और दूसरी बात एक आप ये समझ लें कि जो आर्टिकल 13 है इसमें क्या लिखा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले। तो देखिए ये आर्टिकल जो 13(1) है वो ये कह रहा है कि संविधान से ठीक पहले जो विधियां एफआर से असंगत है। तो इससे आपको ये लग सकता है कि क्या आर्टिकल 13 भूतलक्षी प्रभाव रखता है क्या? आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 13 भूतलक्षी प्रभाव रखता है क्या, कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है क्या? तो इसका सीधा सा अगर कहा जाए तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है, मतलब ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 13(1) ये कह रहा है कि पहले वाली विधियां अगर इससे असंगत है तो वो शून्य है, तो सीधी सी बात है ये क्या प्रभाव रखता है? भूतलक्षी प्रभाव रखता है। लेकिन इसको समझने के लिए आप ये देखें कि कौन से केसेस हुए जिनके द्वारा ये साबित कर दिया गया कि हाँ ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है, जिसको हम अभी डिस्कशन करके समझेंगे। देखिए क्योंकि 13 में क्या बताया गया है कि जिस दिन से ये उस दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया गया है, कि संविधान लागू होगा उसी दिन से ये रूल लागू होगा। तो संविधान पूर्व जो विधियां हैं वो शुरू से ही अवैध नहीं थी। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि जहां तक वो एफआर से असंगत है उतनी वो क्या है? शून्य है, और उसके बाद में शून्य नहीं है। तो आप पहली बात तो ये समझे कि जो संविधान पूर्व जो विधियां हैं वो प्रारंभ से अवैध नहीं, ठीक है। तो मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात अवैध हुई हैं। कितना? कि पूरी विधि अवैध नहीं थी, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले वो वैध थी, और उसके बाद में जब मूल अधिकार का अस्तित्व आया, मतलब मूल अधिकारों से असंगत जितनी विधियां हैं, क्योंकि संविधान जब अस्तित्व में आया तो मूल अधिकार भी अस्तित्व में आए, तो जब मूल अधिकार लागू हो गए उसके बाद में क्या हुई? वो अवैध हो गई हैं। तो मूल अधिकारों का अस्तित्व संविधान लागू होने के दिन से हुआ था, इसलिए उसके पहले से प्रवर्तित विधियों पर उसका प्रभाव उसी दिन से प्रारंभ होगा। किस दिन से?
जिस दिन संविधान लागू हुआ है। तो जहां तक भूतकाल के जितने क्वेश्चन है कि कोई एक्ट था जो संविधान लागू होने से पहले था, तो संविधान पूर्व विधियां उन पर एक्चुअल में जैसी थी वैसी की वैसी लागू होंगी और वैध होंगी। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूं कि ये एक्ट, ये जो 13(1) है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि अगर आपकी विधि का कोई पार्ट, जैसे इतनी विधि है और उसका इतना पार्ट अगर संविधान विरोधी है, एफआर विरोधी है, तो वो 0 होगा। लेकिन इसका 13(1) का कहने का मतलब क्या है कि संविधान लागू होने के बाद, ना कि संविधान लागू होने के पहले। पहले जितने भी मैटर जितने हुए हैं उनके लिए वो विधि वैध ही है, अवैध तो वो संविधान लागू होने के बाद हुई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये भूतलक्षी प्रभाव कैसे नहीं रखती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि जो आर्टिकल 13(1) है या फिर आर्टिकल 13 भूतलक्षी प्रभाव रखता है या नहीं रखता है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं है भूतलक्षी। तो आप उसको समझाएंगे कैसे कि ये भूतलक्षी कैसे नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि भूतलक्षी ये विधि या आर्टिकल 13 इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 13(1) में ये कहा गया है कि एफआर से असंगत है तो वो 0 होगी। तो एफआर कब लागू हुए? जिस दिन संविधान लागू हुआ, और ये उस दिन के बाद की बात कर रहे हैं कि अब जो विधि एफआर से असंगत होगी उतनी मात्रा तक वो 0 होगी। और दूसरी बात, इससे पहले के विषय में इसने कुछ नहीं कहा है, संविधान ने कुछ नहीं कहा है, 13(1) ने कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्य जो उस विधि के तहत देखा जा रहा है तो वो अगर जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा, उसके कार्य के लिए वो वैध ही है, अवैध नहीं है। ठीक है, तो संविधान लागू होने से जितने पहले कार्य किए गए हैं उनके प्रति उनका प्रभाव जो है, उन विधियों का प्रभाव वैसा का वैसा रहेगा। और अगर कोई पर्सन है जो संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम उसने किया है कि जो उस समय प्रवर्त उस विधि के अनुसार अपराध था, कि एक विधि थी जो संविधान लागू होने से पहले थी और उस विधि के अकॉर्डिंग किसी पर्सन ने कोई अपराध कर दिया, तो वो संविधान लागू होने पर यह नहीं होगा कि जैसे वो चीज अब संविधान लागू होने के बाद में अपराध नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको उस पर्सन को अब उस विधि के अनुसार दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ऐसे दंड को नहीं वर्जित करता है। यदि उसका कार्य उस समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन अपराध था तो उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहले के लिए जितने काम हुए उसके लिए वो वैसी की वैसी है और संविधान लागू होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो अगर संविधान लागू होने से पहले कोई काम अपराध था उस विधि के अकॉर्डिंग और वही चीज अब अगर अपराध नहीं रही है संविधान लागू होने के कारण, तो वो पहले वाले पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, जबकि वो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर उसका हिस्सा जो एफआर विरोधी है तो अब आगे चलकर वो उतना हिस्सा 0 हो जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल है, एक केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957, सुप्रीम कोर्ट 128। केशव माधव मेनन बनाम बम्बई राज्य 1957 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 128। ठीक है, देखिए ये एक कि ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है या नहीं रखती है। चलो पहले ये बेटा ये बात समझते हैं, भूतलक्षी क्या होता है, कि पूछा गया है कि भूतलक्षी क्या होता है। देखिए बेटा, भूतलक्षी का मीनिंग ये होता है कि जब कोई कानून आता है, जैसे समझ लीजिए आज के दिन एक कानून आए, आज डेट क्या है 9 अक्टूबर 2023 को कोई कानून आए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कानून ये कह दे कि
न्यूज़पेपर निकालना क्राइम है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि न्यूज़पेपर पब्लिश करना क्राइम है। ये आज के दिन ये कानून बने और ये बात ये कह दे, तो ये कानून जब बने और ये अगर ऐसे कहे कि आज से पहले इस डेट से, ये तो मेन डेट है, ये लाइन तो, कि इस डेट से पहले भी जिसने अखबार छापे हैं वो भी अपराधी हैं जिन्होंने छापे हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसा कहती है ये कानून, ये अगर कानून ये कहे तो मतलब ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है, कि मतलब ये भूतकाल को भी प्रभावित कर रहा है, भूतकाल को भी प्रभावित कर रहा है जो ये कानून है। कि ये क्या कह रहा है कि अगर इस आज 9 अक्टूबर के बाद में जो छपेंगे वो तो अपराध हैं जो है ही न्यूज़पेपर पब्लिश करना, लेकिन अगर ये पहले वाले को भी बोले कि आज से पहले भी जितने छपे हैं वो भी क्या है, अपराधी हैं, तो मतलब ये भूतकाल को भी टारगेट कर रहा है, भूतकाल को भी प्रभावित कर रहा है ये कानून। तो ये कानून क्या हो गया, भूतलक्षी, मतलब ये आज के पहले भी अगर चीज़ों को प्रभावित कर रहा है तो ये भूतलक्षी है। और ये कहता है कि आज 9 अक्टूबर के पहले जो हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी हुआ है कोई सब सही है, लेकिन आज के बाद अगर कोई कानून बनता है, वो अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो वो अपराध माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कानून सिर्फ भविष्यलक्षी है, इसको पास्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर किसी कानून को पीछे वो अपने समय से, जिस दिन वो पारित हुआ है उससे पहले भी अगर ये कहे कि इससे भी ये प्रभावित, इनको भी ये प्रभावित करेगा, तो वो भूतलक्षी होता है। और अगर वो सिर्फ भविष्य को लेकर कि आज के पहले जो हुआ वो ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के बाद जो स्थिति रहेगी उसमें ये लागू होगा, वो होता है भविष्यलक्षी। बताइए, क्लियर? बताइए कि सबको भूतलक्षी और भविष्यलक्षी समझ में आ गया? और जो 13(1) आया था वो इस तरह से आया था कि 13(1) ने क्या कहा था कि ठीक पहले वाले जितने कि अभी तक जितने कानून हैं वो क्या है, आज के बाद अगर मतलब आज अब एफआर आ गए हैं, मतलब एफआर अस्तित्व में आ गए, और अब जितने कानून अभी तक थे अगर वो एफआर को प्रभावित करते हैं तो वो वहां तक तो शून्य हो जाएंगे और वो पूरे लागू हो जाएंगे। जब पहले के मतलब जब एक्ट लागू होता है उसके पहले के कार्यों को वो प्रभावित करता है तब वो क्या होता है, भूतलक्षी होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ बाद वाले कामों के लिए बनता है तो वो भविष्यलक्षी होता है। सबको क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है कि हम कहाँ थे कि हम समझ रहे थे कि भूतलक्षी। तो जो केशव माधव मेनन था, ये जो केस था केशव माधव मेनन वर्सेस बॉम्बे राज्य 1957 सुप्रीम कोर्ट 128, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भूतलक्षी क्या है और क्या नहीं, और किस तरह से ये एक्ट क्या था, भूतलक्षी नहीं, मतलब जो 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है वो भूतलक्षी नहीं था। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया है कि देखिए इसमें क्या था कि 1949 का एक एक्ट था, क्या था, प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। तो 1949 में ये एक्ट कब का था, 1931 का एक्ट था। क्या नाम था उसका, एक्ट का नाम था प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट, जो क्या था 1931 का था। तो एक पर्सन था, उसके विरुद्ध ये था कि इसने एक फला पेपर छाप दिया है जो कि इस एक्ट के तहत ए नामक एक व्यक्ति था, मतलब केशव माधव मेनन जो थे, आप ए नाम से समझ लीजिए कि इनके विरुद्ध ये बात थी कि इन्होंने ये पत्रक छापा है और इस एक्ट के तहत वो अपराध था। कि क्या था, पत्रक छापना इस एक्ट के तहत अपराध था। और ये घटना कब की है,
1949 की। 1949 इनको शू किया गया कि आपने ये पत्रक छापा है और ये 1931 के इस एक्ट के तहत आपका काम क्या है, अपराध है। और मतलब क्या था कि इस एक्ट के तहत क्या था, जैसे आज चोरी करना आईपीसी में दंडनीय है और किसी के घर में घुस जाना दंडनीय है, किसी की चीज उठा ले जाना, किसी का गेट तोड़ के घुस जाना, और इस तरह से बहुत सारे क्राइम हैं जो आईपीसी में दंडनीय है। तो उस टाइम एक एक्ट था 31 का, उसमें क्या दंडनीय था कि कोई पेपर छाप देना इस तरह से दंडनीय था। तो इस आदमी पे ये मुकदमा हुआ 1949 में और ये कह दिया कि भाई आपने ये पत्र छापा है तो आपने इस, आज जैसे हम कहते हैं आपने इस एक्ट में ये क्राइम कर दिया, तो उस टाइम ये कहा गया कि आप प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के तहत आपने ये पत्रक छाप के अपराध किया है। ठीक है, तो उस टाइम 1949 में ये वाद चला था और उस पर वो कार्रवाई चल रही थी। तो इसी दौरान क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। तो संविधान लागू हुआ, तो संविधान जब लागू हुआ तो उसमें क्या था, 19(1) कै था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। तो अपीलार्थी ने ये कहा कि 1931 का जो एक्ट है वो 19(1) कै में दिए गए मूल अधिकार से असंगत है। ठीक है, समझ गए। इसलिए जो आपका एक्ट है वो शून्य है, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई अब चालू नहीं रखी जा सकती है। यहां तक सबको क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आपके मामले में आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा क्योंकि अपराध संविधान लागू होने के पहले किया गया था। और मतलब आपकी कार्रवाई कब शुरू हो गई थी, 1949 में आपकी कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिस पर आर्टिकल 13 का या संविधान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब फाइनलाइज किया कि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन से ही प्रवर्तित हुए हैं, इसलिए संविधान पूर्व विधियों से उनकी असंगति का प्रश्न भी उसी दिन से उत्पन्न माना जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या था उससे मतलब नहीं है। तो अनुच्छेद 13 जो है उससे ऐसी असंगत विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। देखिए ये लाइन बहुत समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 13 ऐसी असंगत विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। मतलब कि जो संविधान लागू होने के बाद में अगर वो एफआर से असंगत है, जैसे कि इसमें क्या था, पत्रक छापना अपराध था, लेकिन 19(1) क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता देता है। तो ये बात आप लाइन आपका समझना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 13 ऐसी असंगत विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण तरह से समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि आर्टिकल 13 भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। क्योंकि आज के बाद में अगर कोई कानून मतलब वो एफआर से असंगत है तो वो शून्य हो सकती है, लेकिन आज तक जितने काम हुए हैं वो वैसे ही होंगे, वो उस कानून को वैध मानते हुए होंगे। और इसलिए क्योंकि ऐसा करना उसको भूतलक्षी प्रभाव देगा। अगर वो असंगतता पहले भी डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई ये मुकदमा अब नहीं चलेगा, ये कार्रवाई बंद हो जाएगी क्योंकि ये इसे, तो इससे क्या होगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, भूतलक्षी हो जाएगा, जो कि भूतलक्षी प्रभाव ये आर्टिकल 13 नहीं रखता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें इस बाकायदा इस केस का एग्जाम्पल देके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया था आप समझा सकते हैं। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है, बताइए। बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। पृथक्करणीयता का नियम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, क्लियर। देखिए आगे चलते हैं कि एक रूल इस आर्टिकल के तहत और पारित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, पृथक्करणीयता का नियम, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इसको कहा जाता है। कि देखिए जब कोई एक्ट, क्योंकि देखिए पहले हमने अभी तक पढ़ा कि अगर कोई हिस्सा क्या है उससे एफआर से असंगत है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पृथक्करणीयता का नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि जब कभी कोई भी अधिनियम का कोई भाग क्या होता है, असंवैधानिक होता है, तो प्रश्न ये है कि क्या उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या केवल उतने भाग को जितना संविधान से, मतलब असंवैधानिक जो है उस भाग को अवैध घोषित किया जाएगा संविधान के उपबंधों से। ये क्वेश्चन है कि या तो पूरा एक्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर देंगे या फिर उतने हिस्से को निकाल देंगे और जितना बचा होगा उसको संवैधानिक घोषित कर देंगे। तो ऐसे ये जो इस टाइप के जो मामले थे उनको निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि अगर कोई भी एक्ट उसका अवैध भाग उसके मतलब जो बचता है उस भाग से, अवैध भाग है जो उस बचे हुए भाग से विधानमंडल का जो आशय है कि अधिनियम क्यों बनाया गया था, अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था, उसको समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। कि कोई एक्ट है उसका इतना हिस्सा एफआर से असंगत है, तो अगर इस हिस्से को इससे अलग किया जा सकता है, किसके साथ में, कि इस पूरे एक्ट का उद्देश्य खत्म नहीं होना चाहिए, कि इस एक्ट का कोई उद्देश्य है और अगर इतना हिस्सा उसमें से निकाल दिया गया तो फिर इस एक्ट का अस्तित्व ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उस पर, तब तो इसको पूरे को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या, वॉइड। लेकिन अगर इस हिस्से को निकाल दिया जा सकता है, ये हिस्सा अस्तित्व में रह सकता है, तो फिर यहां से शुरू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि अगर कोई कानून का कोई हिस्सा संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो उसको क्या इस तरह से अलग किया जा सकता है कि उससे उस एक्ट बनाने के विधानमंडल के या संसद के जो उद्देश्य है वो विफल ना हो, तो फिर उतने को लागू कर दिया जाएगा और जितना संविधान से असंगत है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरा सिचुएशन ये है कि इस हिस्से को अगर हम हटाएंगे तो इस एक्ट का जो क्या है, जो उद्देश्य है वो ही खत्म हो जाएगा, तो पूरे अधिनियम को ही हटा दिया जाएगा। मैं मतलब क्या लिखा हुआ है कि मैं आर्टिकल 13 में एक लैंग्वेज यूज हुई है कि असंगति या विरोध की सीमा तक, टू द एक्सटेंट टू कंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रावेंशन। तो ये जो सेंटेंस है वो ये साफ करता है कि अधिनियम के केवल वे भाग जो अवैध घोषित किए जाएंगे, जो मूल अधिकारों से असंगत है या जो विरोध में है, उनको हटाया जाएगा, ना कि संपूर्ण अधिनियम को। जहां तक कि क्या है, अधिनियम के जो उद्देश्य है उसको विफल उद्देश्य नहीं होता है। अगर उद्देश्य विफल हो रहा है तो फिर पूरे को हटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी एक केस आप लिख लें। ये केस बाकायदा इन रूल्स के साथ आपको लिखेंगे, क्योंकि इन जितने भी ये आप सिद्धांत देख रहे हैं ये इन्हीं केसेस में आए हैं। जैसे आगे भूतलक्ष्य प्रभाव रखती ही नहीं है, उसमें केशव माधव मेनन वाला लिखना है, और जैसे अभी पृथक्करणीयता का है तो इसमें यही केस आएगा, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। ठीक है, तो A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के मामले में क्या था कि एक कानून था, निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, तो उस समय क्या था, उसकी एक आर्टिकल 14 था, उसकी विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी कि वो वही विधिमान्य नहीं है। ठीक है, जिसके उसमें क्या था, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधिमान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी। क्या किया गया था, उस आर्टिकल 14 के द्वारा एक निवारक निरोध कानून था, जिसमें आर्टिकल 14 के द्वारा क्या किया गया था कि कोई भी पर्सन को जो गिरफ्तारी की विधिमान्यता की कोई व्यक्ति गिरफ्तार जो किया गया है
वो विधिमान्य स्वरूप में किया गया है या नहीं किया गया, मतलब एज पर लॉ गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, ये पावर्स न्यायालय की मतलब जो इस कानून के द्वारा छीन ली गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया कि धारा जो 14 है वो क्या है, असंवैधानिक है, ये घोषित कर दिया। ठीक है, और क्या कहा कि इसको अलग कर देने से अगर कानून की प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो जो धारा 14 है उसको अवैध घोषित कर देने से अधिनियम का जो जितना भाग बचेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, विधिमान्य, उसकी विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो वैसे ही रेगुलराइज रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको क्लियर कि एक एक्ट था जिसकी एक धारा थी जो असंगत थी, तो न्यायालय ने ये कहा कि ये तो धारा असंगत है, लेकिन अगर इस धारा को हटाने के बाद में अधिनियम की प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में परिवर्तन नहीं आता है तो इस हिस्से को हटा दिया जाएगा और बाकी हिस्से को रेगुलराइज रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और ये जो एक्ट है इसके अपवाद के तौर पर हम इसको चीज को देखते हैं कि अगर जो वैध भाग है वो अवैध भाग से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वैध भाग को निकाल देने से जो एक्ट का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाता है, तो जितना शेष भाग है मतलब जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाएगा तो न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, तो विधानमंडल का जो आशय है, जिस इंटेंशन के साथ में क्या था वो एक्ट बनाया गया था, तो जो उद्देश्य है इस बात की निर्णायक कसौटी है कि किसी भी संविधि का जो वैध अंश क्या है, जितना है वो, जैसे कि एक हिस्सा ही इतना बड़ा एक्ट है, ये इस जो पृथक्करणीयता का नियम है वो क्या है कि अगर इतना हिस्सा पृथक किया, अगर इतना हिस्सा एफआर के विरुद्ध में तो उसको हटा दो और इतने को रख दो, तो ये क्या, अगर ये हिस्सा हटाने से ये अर्थहीन हो जाए, इसकी प्रकृति संरचना खत्म हो जाए, तो क्या किया जा सकता है, पूरे एक्ट को हटा दिया जाएगा। ये पृथक्करणीयता के नियम का अपवाद है। और एक केस आया था रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये इस एक्ट इस पृथक्करणीयता के नियम को अगर लिखते हैं तो ये जरूर लिखना होता है। तो रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य में ये कहा था कि हाईकोर्ट ने जो वक्तव्य दिया था वो ये था कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का प्राधिकार देना है, क्या है कि विधि का आशय यह है कि वो मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाए और बहुत ज्यादा मतलब वास्ट लेवल पर संविधान जो है उसमें मतलब जो उसकी सीमाएं हैं उनके मतलब उसके निर्बंधन उसके पूरे संविधान को कवर करते हो। तो जहां दोनों को पृथक करना असंभव हो, क्या हो, जो एफआर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको, उस वाले पार्ट को, और नॉर्मल जो पार्ट है उसको पृथक पृथक नहीं किया जा रहा हो, तो वहां पूरे एक्ट को ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसके लिए इस संभावना को अगर दूर, इस संभावना की कोई मतलब स्थिति नहीं है कि अब कैसे भी करके इसको एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया जाएगा, उस पूरे एक्ट को ही हटा दिया जाएगा। तो अगर कोई ये पूछता है कि पृथक्करणीयता के सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद ये है कि अगर कोई, पृथक्करणीयता का नियम क्या है कि अगर कोई हिस्सा, एक्ट का कोई हिस्सा क्या है, कि अगर कोई एक्ट का हिस्सा ऐसा है जो एफआर को कम कर रहा है, एफआर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हटा दो, बस पृथक्करणीयता का नियम इतना सा है। लेकिन इसका अपवाद अगर पूछा जाए तो अपवाद ये है कि अगर उसका हिस्सा हटाने से उस पूरे एक्ट का अस्तित्व खत्म हो सकता है या उसके उद्देश्य पर हानि हो सकती है, तो फिर उस पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम 13(1) में ही एक सिद्धांत आया है, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, उसको पढ़ेंगे। जनरली ये पूछा जाता है कि आच्छादन का सिद्धांत कौन से मतलब सब क्लोज का पूछा जाता है कि 13(1) में है कि 13(2) में है, तो ये जरूर याद रखें कि आच्छादन का जो सिद्धांत है वो 13(1) से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ गया कि बताइए, अगर अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आच्छादन का सिद्धांत। डन, चलिए आगे चलते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये 13:1 से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है क्या। देखिए आच्छादन का सिद्धांत जो है उसका मीनिंग ये है कि 13:1 के अकॉर्डिंग जो संविधान पूर्व विधियां हैं वो संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहां तक वो मूल अधिकारों से असंगत है। और इसका मीनिंग क्या है कि वो विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं थी, बल्कि क्या हुआ कि कुछ अधिकार प्रवर्तित हो जाने के कारण वो मृत प्राय हो गई हैं। क्या हो गई हैं? मृत प्राय हो गई हैं और उनका क्या किया जा रहा है? प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कानून जो होते हैं वो लुप्त नहीं होते हैं कि जैसे कोई कानून था और संविधान आ गया या फिर आर्टिकल 13 लागू हो गया तो वो क्या होगी? पूर्णतः खत्म नहीं होगी, वो विधि लुप्त अवस्था में नहीं होगी। जो इसका नाम क्या है? एक्ट का नाम क्या है? आच्छादन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधि है उस पर ग्रहण, मतलब ग्रहण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसका एक नाम ये भी है, एक्लिप्स का मीनिंग होता है ग्रहण, ग्रहण का सिद्धांत। एक्लिप्स मीनिंग होता है ग्रहण। तो ये एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस विधि पर जो विधि एफआर से असंगत है उसको क्या हो गया? उस पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण लग जाता है तो क्या होता है? ग्रहण जब देखते हैं हम, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब देखते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तब देखते हैं तो वो उसके सामने आ जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, ग्रहण लग गया है। सूर्य पर जब ग्रहण लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो विधि असंगत है उसको, उस पर ग्रहण लग जाता है, संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है वो विधि। आच्छादन का सिद्धांत का मीनिंग ये है कि जो मूल अधिकारों द्वारा जो असंगत हुई है वो सुषुप्त अवस्था में चली जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और जो ऐसी जो विधि है उसके में जो मतलब जो अभी आच्छादित हो गई है या फिर जिस पर ग्रहण लग गया है, वो जो विधि है उसके द्वारा जितने भी अधिकार और दायित्व हैं वो बाद में जागृत हो सकते हैं। तो एक इस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आच्छादन का सिद्धांत काम करता है और क्या आच्छादन के द्वारा, क्योंकि देखिए अगर इतनी विधि आच्छादित हो गई कि ये एक कानून था तो इसमें क्या है कि अगर ये इतनी असंगत थी कानून से, किससे? एफआर से, संविधान से, तो ये क्या हो गई? सुषुप्त अवस्था में चली गई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये पुनर्जीवित उनको किया जा सकता है? देखिए एक भिखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 178, ये केस आप लिख लें। अगर ये स्पेसिफिक अगर सिद्धांत पे क्वेश्चन आते हैं तो ये केस जब आप लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे मार्किंग आपको, आपके नंबर वो बहुत अच्छे आएंगे। तो भिखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य
ठीक है, ये केस था। अब देखते हैं कि इसमें क्या मुद्दा था। देखिए, इस समस्या के ये जो समस्या थी कि क्या ये पुनर्जीवित हो सकती हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस मामले में कि सबसे पहले देखते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत से क्या एक्ट किया गया था। देखिए, संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले एक एक्ट था। क्या था? बरार मोटरयान अधिनियम, जो क्या कब का था? 1947 का। एक्ट का नाम क्या था? बरार मोटरयान अधिनियम 1947। और इसमें क्या था, जो स्टेट जो होता है उसको व्यापार जो थे उनको अधिग्रहित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसमें? मोटर बरार अधिनियम में। मोटर बरार अधिनियम में एक क्या पावर दी गई थी स्टेट को कि वो किसी भी व्यापार को अधिग्रहित कर सकता है। यहां तक क्लियर? तो जब अधिनियम बना था तो तब क्या था, वो विधिमान्य था। लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो वो शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया? कि जो 19(1) घ है उसमें क्या वो क्या करता था, उसका उल्लंघन करता था। जो 19(1) घ में उस समय क्या था कि वो व्यक्तियों को जीविका, पेशा, व्यापार, वाणिज्य करने का मूल अधिकार प्रदान करता था। लेकिन अब देखिए, यहां तक बात क्या थी कि किस तरह से संविधान पूर्व विधियां सुषुप्त हो जाएंगी। तो इसमें क्या था, पहले क्या किया, 19(1) घ के तहत ये कह दिया कि हाँ भाई, वो एक्ट क्या है, अभी आच्छादित हो गया है, या फिर उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के तहत वो सो गया है, क्योंकि अब वो लागू नहीं रहेगा, क्योंकि जो FR है 19(1) घ वो उनके तहत वो शून्य है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो ये विधियां सुषुप्तावस्था में होती हैं वो पुनर्जीवित हो सकती हैं क्या? ठीक है। और इसके बाद में अधिग्रहण का मतलब इसमें क्या था, मोटरयान अधिनियम के तहत ये था कि कोई भी राज्य जो है वो किसी भी काम को एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है, एकाधिकृत कर सकता है। तो बाद में क्या होता है, 1950 में कानून लागू होता है और वो उसको 1947 के एक्ट को क्या कर देते हैं कि उसको शून्य घोषित कर देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 19(1) में 1951 में संशोधन किया जाता है और राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। 19(1) में संशोधन कर दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि अब स्टेट कोई एक काम में, किसी भी काम में एकाधिकार ले सकता है। तो ये शक्ति जब दी गई तो हाईकोर्ट ने ये बताया कि इस संशोधन के कारण जो मृतप्राय विधि थी वो पुनः सजीव हो गई है, क्योंकि संशोधन ने उस पर जो मूल अधिकारों के आच्छादन था, जो एक्लिप्स था, उसको हटा दिया है और विधि के सभी जो दोष हैं, जो अयोग्यताएं हैं, उनसे उसको निर्मुक्त कर दिया गया है। और ऐसी विधि केवल कुछ समय के लिए मूल अधिकारों से आच्छादित हुई है, लेकिन जैसे ही उस पर से आच्छादन हटा लिया गया है तो वो सजीव हो गई है और उसी दिन से वो प्रवर्तनीय हो गई है। और ऐसी विधि को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। जो आज तक आच्छादित थी, अब वो आच्छादन हट गया है तो वो वापस लागू हो गई है। क्या बात थी कि एक एक्ट था जो उस समय तो वैलिड था, लागू होने संविधान से पहले तो, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो FR से असंगत होने के कारण वो शून्य हो गया। फिर एक संशोधन किया गया, किसमें? 19(1) में, जिसके कारण उसी बात को जो उस एक्ट में थी अब लीगलाइज कर दी गई। ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जो इस एक्ट पर आच्छादन छाया था वो हट गया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? क्लियर? कि आच्छादन अगर किसी विधि पर होता है तो वो पूर्णतः मृत नहीं होती है, वो सिर्फ मृत प्राय होती है। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, अभित्याग का सिद्धांत या अभित्यजन का सिद्धांत।
अभित्यजन का सिद्धांत का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है हिंदुस्तान में अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको त्याग नहीं सकता है। ठीक है, लास्ट तक क्लियर है क्या सब? बताइए। अभी तक सबको क्लियर है क्या? सब बताइए। अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब ठीक है। अभित्यजन का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। एक केस था बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे स्टेट। देखिए, ये केस आप ध्यान से सुने, इसके दो केस हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर जो है अभित्यजन का जो सिद्धांत है उसमें दो केस हैं, बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज्य और विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। तो विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का जो वाद है वो ज्यादा आपको इस चीज को क्लियर करेगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। तो दोनों केसेस को आप ध्यान से सुने। ठीक है, बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज्य में यह था कि हाईकोर्ट ने यह डिटरमाइन किया कि जो अधित्याग का सिद्धांत जो किया है अमेरिका में देता है, अमेरिका में कोई भी पर्सन अपने जो एफआर जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको त्याग सकता है। तो जिस तरह से अमेरिकी संविधान उसको लागू करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 के उपबंधों के निर्वचन में वो चीज लागू नहीं होती है। इसलिए कोई भी पर्सन अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ने के लिए, अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्या है कि मूल अधिकार केवल ये नहीं है कि पर्सन के हित के लिए दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, लोकनीति के आधार पर और जनसाधारण के हित के लिए ये है। ऐसे नहीं है कि एक सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए गए हैं, जबकि ये लोकनीति के लिए, जनसाधारण कंप्लीट के हित के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। और संविधान में इसीलिए ये समाविष्ट किए गए हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए विद्यमान नहीं है, जबकि लोकनीति के हित के लिए, सर्वसाधारण के हित के लिए, क्योंकि जब एक एक यूनिट का जब हित होगा तो पूरे सर्वसाधारण का हित होगा। तो इसलिए कोई भी अपने अधिकारों का, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अद्यतन नहीं कर सकता है। कि एक जो पर्सन है, एक जो नागरिक है, वो राज्य से ये नहीं कह सकता कि आप मेरे प्रति भेदभाव का बर्ताव करो। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने मौलिक अधिकार त्याग देंगे तो जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं गवर्नमेंट से, राज्य से आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मेरे साथ भेदभाव करो और मेरी स्वतंत्रताएं छीन लो, मुझे डिटेन कर दो। तो इस तरह से आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों का अद्यतन नहीं कर सकता है। ये बात किसमें कही थी? ये बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। ये केस कब का है? AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट 146। बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1955,
सुप्रीम कोर्ट 146। केस लिख लें। अब जो नेक्स्ट केस जो है आपको जो भी डिस्कशन करना है वो इसके बाद में करें, लेकिन अभी क्लास में बेटा पढ़ लें। और अभी जो पॉइंट डिस्कस होगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे इस केस पर, तो अभित्यजन का जो सिद्धांत है वो शायद हो सकता है आपको समझ ना आए। देखिए ये एक केस था विशेषण नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 149, ये साइटेशन ये है, ठीक है। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया था। इसमें ये केस क्या था उसके तथ्य हम देख लेते हैं कि केंद्रीय आयुक्त अधिनियम जो है उसका सेक्शन क्या था 5(1), एक एक्ट था केंद्रीय आयकर अधिनियम जिसमें एक सेक्शन था 5(1), और उसके तहत क्या था, जो विशेषज्ञ जो पर्सन थे उनको, जो अपीलार्थी थे उनके विरुद्ध एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, एक विशेषज्ञ नाम के पर्सन थे जिनके विरुद्ध जांच आयोग नियुक्त किया गया था, और उस जांच आयोग ने क्या पाया कि अपीलार्थी जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम छिपाई है और उन्होंने टैक्स, इनकम टैक्स नहीं भरा है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो अपीलार्थी होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो आयकर अधिकारियों के साथ में आयकर और जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए किस्तों में चुकता करने का समझौता कर लेते हैं। क्या होता है, एक आयोग बिठाया जाता है विशेषज्ञ के खिलाफ, और ये पाया जाता है, आयोग को क्या मिलता है कि इन्होंने टैक्स नहीं भरा है इतने इतने रुपए का, ठीक है। और फाइनल वो क्या करते हैं, वो आयकर विभाग के जो कर्मचारी उनके साथ ये फाइनल करते हैं कि मैं टैक्स चुकता कर दूंगा, वो ये समझौता कर लेते हैं। और ये समझौता कब होता है 1954 में, और किसके तहत पाया जाता है 5(1) केंद्रीय आयकर अधिनियम होता है, उसके 5(1) के तहत उस पर वो टैक्स लगता है। लेकिन 1955 में मुथैया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर एक मामला आता है, उसमें जांच आयोग क्या करता है, जो केंद्रीय आयकर अधिनियम जो होता है उसकी 5(1), उसकी धारा 5(1) जिसके तहत विशेषज्ञ पर वो टैक्स लगा था, उस एक नया वाद चलता है मुथैया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। उसमें क्या करते हैं, इस 5(1) को ही शून्य घोषित कर देते हैं, को क्या कहते हैं कि ये 14 के अकॉर्डिंग असंवैधानिक है, ये बात कर देते हैं। तो विशेषज्ञ क्या कहता है कि इस रकम के बारे में जिसने उसने चुकता करने का सौदा किया था, अपनी उसने आपत्ति उठाई और आयोग की ओर से तर्क दिया कि यह मान लिया जाए कि जो अधिनियम है उसकी 5(1) अवैध है। तो मतलब ये था कि जो आर्टिकल 14 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो अपीलार्थी ने ये मतलब रकम के जो रकम उसने क्या किया था, समझौता किया था कि उस संबंध में जिसने उसे चुकता करने का समझौता किया था उसके बारे में वो आपत्ति उठाता है, और ये तर्क देता है कि ये मान भी लिया जाए कि उक्त अधिनियम की धारा 5(1) अवैध है, तो भी अपीलार्थी जो है, ये जो आयोग होता है वो ये बात कहता है कि अपीलार्थी जो है उसने हमारे साथ में समझौता किया है, ठीक है। क्या बात होती है, एक तरफ क्या होता है मुथैया वाले केस में 5(1) को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो जो अपीलार्थी होता है वो कहता है कि भैया मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तुम्हारा जो आर्टिकल है वो सेक्शन जो है वही अविधिमान्य हो गया है, तो फिर मैं किस बात का तुम्हारे किस बात के पैसे भरूं, किस बात का टैक्स भरूं। तो जो आयोग उसके खिलाफ जांच आयोग बनाया जाता है वो कहता है कि इसने तो पहले ही हमसे समझौता कर लिया था, किसके तहत, आर्टिकल इसने क्या किया आर्टिकल 14 में, क्योंकि देखो 5(1) को किसके आधार पर, आर्टिकल 14 के आधार पर 5(1) को अविधिमान्य बनाया गया था। तो जांच आयोग क्या कहता है कि विशेषज्ञ जो है ना उसने हमारे साथ में समझौता कर लिया था और उसने खुद अपनी मर्जी से आर्टिकल 14 को त्याग कर दिया उसने, कि नहीं मैं आर्टिकल 14 को त्याग करता हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, ये बात जांच आयोग कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि कोई भी पर्सन उसको दिए गए मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है, ये अधिकार कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है,
जबकि लोक नीति के लिए और पूरे समाज के लिए प्रतिस्थापित किए गए हैं। सबको क्लियर अभी तक? ठीक है, हाँ, केस का नाम अभी लिख देंगे। देखिए, अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो भी जितने भी जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं उनके जितने इंपॉर्टेंट केस हैं वो मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगी। ठीक है, अब देखिए, इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 13(2) क्या लिखता है? 13(2) में ये कहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। कि पहली बात तो ये है कि जो पहले विधि थी वो शून्य है, और इसके बाद में क्या है कि अब जो विधि बनेगी वो इसके विरुद्ध नहीं बनेगी। ठीक है, क्या कहना चाह रही है ये आर्टिकल? ये कहना चाह रहा है कि जो भी विधि बनेगी वो पहले 13(1) ने तो ये कह दिया कि संविधान पूर्व विधियां, और 13(2) ये कह रहा है कि अब कोई भी विधि ऐसे नहीं बनेगी जो संविधान के विरुद्ध हो या क्या हो, असंवैधानिक हो। ठीक है, तो संविधानोत्तर विधियां मतलब ये क्या है? ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है, और जो 13(1) था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बता रहा था। तो जो ये उपखंड 2 है वो राज्य को ऐसी विधियों को पारित करने का निषेध करता है जो भाग 3 में, मतलब जो हमारे FR दिए गए हैं उनको क्या करता है? छीनता है, या मतलब ऐसी कोई भी विधि पारित करने से मना करता है कि हमारे FR उससे कम हो जाए या फिर उससे छीन जाए। तो अगर राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उल्लंघन के कारण पूर्णतः शून्य होगी। और देखिए, ये जो विधि बन रही है, संविधान लागू हो चुका है, तो ये विधि जो बन रही है वो संविधान लागू होने के बाद बनी है। ये संविधान लागू होने की डेट है, और ये विधि क्या बनी है? संविधान लागू, एक तो संविधान लागू होने से पहले विधि थी, और ये संविधान लागू होने की बाद की विधि है। तो ये क्या है? ये तो क्या है? FR से अगर असंगत होती तो ये तो संविधान से पहले बनी हुई थी, तो ये तो पूर्णतः शून्य नहीं थी। लेकिन ये क्या है? ये तो FR से मतलब असंगत है, तो ये तो पूर्णतः शून्य ही होगी, क्योंकि ये तो संविधान के बाद में अस्तित्व में आई है, इसलिए। ठीक है, तो संविधान पूर्व विधि मतलब इसे संविधान में संशोधन करके या संवैधानिक परिसीमाओं को हटाकर इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विधि जो संविधान लागू होने के बाद में बनती है और वह FR से असंगत है तो वह पूर्णतः शून्य है। ऐसे नहीं है वो सुषुप्तावस्था में होगी, वो सब संविधान पूर्व विधियां हैं। तो संविधान पूर्व विधि और संविधानेतर विधि में यही अंतर है कि जो पहली विधि है वो प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती है, मतलब क्योंकि वो संविधान लागू हुआ है उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो बल्कि ये जो संविधान लागू होने पर ही शून्य हुई है, जबकि दूसरी विधि जो है वो प्रारंभ से ही शून्य होती है, क्योंकि जो ये जो बाद में बनी है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में, वो तो लागू होने FR का पता होने के बावजूद, FR का अस्तित्व होने के बावजूद भी अगर आपको उसको है ना FR के विरुद्ध बना रहे हैं तो वो खुद पूर्ण वो शून्य हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। इसलिए जबकि जो पुरानी विधियां थी वो क्या था? संविधान लागू होने के कारण असंगत हुई थी, तो वो क्या प्रारंभ से शून्य नहीं है, जबकि ये क्या है? प्रारंभ से ही शून्य है। ठीक है, समझ में आ गया अभी तक? और अब एक बात और ये देखिए, समझ लीजिए कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधानेतर विधियों पर भी लागू होता है या नहीं होता है। तो एक केस था सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिदंड जारी किया था कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधानेतर विधियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मूल अधिकार से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य है। इसलिए
बाद में किया गया संविधान संशोधन उसे मान्य नहीं बना सकता है। ठीक है, उसको पूरा नए सिरे से ही पारित करना पड़ेगा। क्या होगा कि नए सिरे से पारित करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि जो आच्छादन का नियम है, जैसे उसमें क्या होता है, पुरानी विधियां जितनी हैं संविधान लागू होने से पहले, उसको क्या करते हैं कि ये कर देते हैं कि ये संविधान पूर्व विधियां ये शुरू से शून्य नहीं है, अब शून्य हुई है। लेकिन अगर संविधान निर्माण के बाद में अगर आप विधि बना रहे हैं और वो एफआर विरोधी हैं तो वो संपूर्णतः शून्य मानी जाएंगी। उनको संविधान संशोधन करके उनको लीगलाइज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो जो आच्छादन का सिद्धांत है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितनी है उन पे ही लागू होता है, संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता है। चलिए, अब क्या है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत, अब देखिए इतनी जो गाथा चली है कि विधि न्यायिक पुनरावलोकन, तो किस विधि का संशोधन करने की बात हो रही है, तो उसको समझते हैं कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, कि अगर कोई अध्यादेश पारित किया जाता है जो क्या है, विधि का बल रखता है, या फिर कोई भी आदेश या कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सब किस में आएंगे, विधि के अंतर्गत आएंगे। और प्रवर्त विधि के अंतर्गत क्या आएगा कि प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है। मतलब जब संविधान लागू हुआ तो वो चल रही थी, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनके कुछ हिस्से कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। देखिए 370 हटने के बाद में ये काफी ये समस्या सॉल्व हो गई है, लेकिन कुछ फिर भी, जैसे सीआरपीसी का कुछ हिस्सा है जो इधर असम साइड में लागू नहीं होता, सीपीसी का कुछ हिस्सा है जो नागालैंड साइड में, या फिर कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनमें लागू नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है। कि प्रवर्त विधि कौन सी है कि या तो विधानमंडल द्वारा बनाई गई है या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। देखिए, क्योंकि देखिए कि प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल की, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, क्योंकि कुछ विधियां जो चल रही थी उस समय प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई थी। क्योंकि देखिए वायसराय थे तो वायसराय भी विधियां बनाते थे, तो क्या लिखा हुआ है, सक्षम प्राधिकारी। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। तो इस कुल मिला के बात यह है कि जो भारत के विधानमंडल द्वारा बनाई गई है या फिर किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बनाई गई है और जो उस टाइम चल रही है, मतलब क्या है, वो किसी तरह से निश्चित नहीं की गई है, चाहे वो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो, तो वो प्रवर्त विधि कहलाएगी। मतलब जो उस समय चल रही थी, एनफोर्स्ड जो थी, उसका ही मतलब क्या है, प्रवर्त विधि। और 13(4) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। क्या लिख रहे हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इस चीज को हमने बहुत डिटेल में संशोधन पढ़ते हुए डिस्कस किया था। क्या कहा गया था कि शंकरी प्रसाद जो मामला आया था सबसे पहले, उसमें क्या हुआ था, फिर उसके बाद में सज्जन सिंह में क्या हुआ कि क्या कहा गया था कि शंकरी प्रसाद में क्या कहा था कि विधि शब्द के अधीन, मतलब जो 368 की जो विधि है, कोई भी मतलब बनाई गई विधि भी अनुच्छेद 13 की जो विधि है उसमें आती है। और यही बात किस में कही गई थी, सज्जन सिंह में कही गई थी कि क्या है कि जो आप
जो 368 की विधि है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, जो शंकरी प्रसाद की जो डिसीजन था कि अपना जो निर्णय था उसका ही अनुसरण किया था और ये फाइनलाइज किया था कि 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है, कि मतलब चाहे कोई सी भी विधि हो वो 13 वाली विधि में आएगी। लेकिन बाद में गोलकनाथ का निर्णय आया। गोलकनाथ के निर्णय में मतलब ये कहा कि विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे इसमें मतलब सुब्बाराव जस्टिस थे और उन्होंने कहा कि विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वो विधानमंडल की साधारण विधायिनी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित की गई हो या फिर 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के प्रयोग में निर्मित की गई हो। और न्यायालय ने कहा कि 368 में केवल विधि बनाने की प्रक्रिया दी गई है और संविधान संशोधन करने की शक्ति उसमें नहीं दी गई है, और संविधान में किया गया कोई संशोधन नागरिक के अगर मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसे क्या किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कुल मिला के बात ये कही गई थी कि विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, तो इसलिए मतलब क्या है कि 368 वाली विधि भी 13 में आती है। तो जब 13 का पुनरावलोकन करेंगे तो 368 का पुनरावलोकन भी कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। तो अब इतनी जब विरोधाभासी स्थिति हो गई तो 24वां संविधान संशोधन करके 13(2) में एक लाइन जोड़ दी गई कि 13(2) में शब्द क्या जोड़ा गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि 13(2) में प्रयुक्त विधि के में सम्मिलित नहीं है। 13(2) मतलब संशोधन से विधि शब्द के अंतर्गत ये लाइन जोड़ दी गई कि 368 की विधि 13(2) की विधि में शामिल नहीं है। ठीक है, और इसके लिए क्या हुआ, फिर केशवानंद भारतीवाद आता है और केशवानंद भारतीवाद में इस बात के तो पक्ष में डिसीजन दे दिया जाता है कि 24वां संविधान संशोधन में क्या था कि 368 जो है उसकी विधि 13 वाली विधि में शामिल नहीं है। चौथा आर्टिकल जोड़ा था कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये किससे जोड़ा था, 24वें से। तो केशवानंद में इसको तो कह दिया कि ये सही है, लेकिन एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा डिसीजन दिया गया कि आप अब आगे से संशोधन तो कर सकते हो लेकिन क्या नहीं कर सकते, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो अब फाइनली यही है कि जो 368 वाली जो विधि होती है वो इस विधि के परिभाषा में नहीं आती, लेकिन अब जो संसद है वो कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब आप सारे केस मैं आपको बता देती हूं, आप एक बार लिख लीजिए कि कौन से में कौन सा केस था। ठीक है, संविधान की जो 13(1) है या फिर विधि जो है, जो परिभाषा है आर्टिकल 13 जो है वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। उसका तो केस जो था वो ये था केशव माधव मेनन वर्सेस मुंबई राज्य, और इसके अलावा जो पृथक्करणीयता का नियम है उसका केस है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आच्छादन का जो सिद्धांत है उसका केस है भिखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। भिखाजी जो आच्छादन का सिद्धांत है उसका है भिखाजी नारायण वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 781। ठीक है, ये लिखा ही है। और अधित्याग का सिद्धांत है उसमें दो केस हैं, बहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे स्टेट।
बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये है 1955 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 146। और दूसरा है विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, AIR 1959। और आच्छादन का सिद्धांत संविधानात्तर विधियों पर लागू होता है, इसको डिसाइड करने वाला केस था सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी को कोई भी तरह का डाउट हो तो वो चैट सेक्शन में मैसेज कर दे और डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। वैसे जितना देखिए 1% 10% चांस ये हो कि केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या पता ना पूछा जाए, लेकिन जिस तरह से हमने ये चीज़ें डिस्कस की है, देखिए जनरल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आप आर्टिकल 13 पढ़ के निकल जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बची रहेंगी, उसके केस लॉज बचे रहेंगे, उसमें जो सिद्धांत थे वो बचे रहेंगे। तो जब आपसे कोई पूछता है या फिर कोई नया डिस्कशन के साथ में अगर आप बैठते हो तो आपको आप मतलब ब्लैंक नहीं होंगे, क्योंकि अब जितना भी डिस्कशन इसको रिलेटेड होता है, आर्टिकल 13 को रिलेटेड जितना भी डिस्कशन होता है वो कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। गुड नाइट।